सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 4 की पेज नंबर 93 पे जो फिगर इट आउट दिया है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, समंता विजिटेड अ टी गार्डन एंड कलेक्टेड डाटा ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रिटर्स शी सॉ देयर। तो समंता ने टी गार्डन विजिट किया और डाटा कलेक्ट किया कीड़े मकोड़ों का जो कि वहां पर थे। तो ये है वो डाटा जो उसने कलेक्ट किया, यानी कौन कौन से कीड़े मकोड़े कितने थे वो उसने नोट डाउन कर लिया। जैसे माइट्स उसने 6 देखे, कैटरपिलर्स 10 देखे, इस तरह से ही डाटा उसने कलेक्ट कर लिया। हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा। तो इस डाटा को आप बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करो। ये बहुत ही सिंपल है, आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके अभी ट्राई कर सकते हो। जैसा हमने सीखा है ड्रॉ करना, बिल्कुल इसी तरह से करना है। बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं यहाँ पर, मैक्सिमम आपका 10 है तो 1 यूनिट स्केल को हम 1 इंसेक्ट या क्रेटर के बराबर मान सकते हैं और बार बना सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप नेम ऑफ इंसेक्ट एंड क्रेटर्स लिख देना, माइट्स, कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर्स। अब यहाँ पर जो इंसेक्ट्स के नेम है वो आप देख सकते हो मैंने वर्टिकल लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही नाम लिखो। अगर जगह कम है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास जगह कम थी तो इस तरह से मैंने लिख दिया, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारी स्केल है वो ये है कि 1 यूनिट लेंथ बराबर है 1 इंसेक्ट एंड क्रेटर्स के। तो जो स्केल की वैल्यू होती है उतने गैप पे हम नंबर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 ही हमने लिया है तो 1 1 की गैप पे नंबर्स लिख देंगे, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो मैक्सिमम वैल्यू है 10 या उससे एक बढ़ाकर 11 तक लिख सकते हो। अब माइट्स आपके 6 है तो जो बार बनेगा उसकी हाइट 6 तक जाएगी। इसी तरह कैटरपिलर्स का 10, बीटल्स का 5, बटरफ्लाई का 3 और ग्रास हॉपर का 2 वाले लेवल तक हाइट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर्स पीरियड। तो भोपाल रेलवे स्टेशन पे कितने टिकट बिके अलग अलग सिटीज़ के लिए, वो आपको यहाँ पर डाटा टेबल के फॉर्म में दिया है। उन्होंने इस डाटा का यूज़ करके एक बार ग्राफ प्रिपेयर किया बोर्ड पे, ताकि उसको स्टूडेंट्स का डिस्कस कर सके। लेकिन किसी ने इसका कुछ पोर्शन इरेज कर दिया, मिटार दिया। तो ये इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, तो ये मिटार दिया गया। फिर ये जो सागर वाले का जो है बार, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसका भी मिटार दिया गया। ये वाला क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। तो विदिशा के लिए कितने टिकट सोल्ड हुए बार के ऊपर आप लिखो। तो विदिशा के लिए 24 टिकट सोल्ड हुए ना, तो बार के ऊपर आपको 24 लिख देना है। फिर इस तरह से बी वाले में कह रहा है कि जबलपुर के लिए, तो जबलपुर के लिए 20 है, यहाँ भी आपको बार के ऊपर ही लिखना है, तो हमने लिख दिया। यानी इसका आंसर आप कैसे दोगे, अपनी कॉपी के अंदर यही बार ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। जो चीज़ें पूछी जा रही है उसका आंसर देते हुए साथ में, यानी जब ड्रॉ करोगे तो ये बार के ऊपर ये 24 और 20 लिख देना। तो ए और बी वाला आंसर इसी तरह से हो जाएगा। सी वाला है, द बार ऑफ विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार ऑफ जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ। तो विदिशा का जो बार है वो 6 यूनिट लेंथ का है और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है यानी नंबर ऑफ टिकट्स है वो 24 है। तो हमको क्या दिया है, विदिशा की अगर बात करें तो 6 यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ के फॉर्म में इसकी वैल्यू 6 दी है। ये बराबर होगा नंबर ऑफ टिकट्स जो विदिशा के लिए सोल्ड हुए, वो कितने हैं 24। तो 1 यूनिट लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 टिकट्स। तो यही स्केल हो गई। तो 1 यूनिट लेंथ इक्वल 4 टिकट्स आप लिख देना। डी वाला है, ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। सागर के लिए देखो यहाँ पर बार नहीं बना, यानी देखने से लग रहा है इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन ऊपर टेबल में देखो तो वहाँ पर दिया है 16 टिकट सोल्ड हुए हैं, तो यानी बार बनेगा, उसकी कुछ हाइट होगी, दिखाई पड़ेगा। तो सही बार यहाँ पर क्या बनेगा, देखो उससे पहले आप यहाँ पर साइड में नंबर्स लिख लो। ई वाले पार्ट में यही कह रहा है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, यानी ई वाले में क्या कह रहा है, एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे सही नंबर्स आप लिख दो। तो यहाँ से ई वाला आपका हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, देखो 1 यूनिट लेंथ बराबर है 4 टिकट्स के। मैंने आपको क्या पढ़ा है कि जो स्केल की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर 4 टिकट्स वैल्यू आ रही है, तो उतने नंबर के गैप पे हम नंबर्स लिखेंगे, यानी 4 4 के गैप पे नंबर्स लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो बिल्कुल जहाँ से बार स्टार्ट हो रहा है वो वाली वैल्यू तो आपकी 0 होगी। उसके बाद अगला नंबर आपका 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, 4 4 के गैप पे हमने लिख दिया, यानी 4 ऐड करते जा रहे हैं, अगला वाला नंबर मिलता जा रहा है। तो सागर के लिए 16 टिकट सोल्ड हुए हैं, यानी इसका जो बार बनेगा उसकी हाइट 16 तक होगी, ये वाले लेवल तक बनेगा। तो डी और ई दोनों हमारा हो गया। अब एफ वाला है, आर द बार्स ऑफ सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार्स। सियोनी और इंदौर के लिए जो बार बना है क्या वो सही है, दोनों की वैल्यू पहले हम देखते हैं। सियोनी की वैल्यू है 16, यानी इसका बार जो है 16 वाली हाइट तक जाएगा और इंदौर का 28 हाइट तक। सियोनी का 16 तक जाना चाहिए जो कि जा रहा है, सही बात। इंदौर का 28 तक जाना चाहिए
देखो 24 के बाद यहाँ 28 होगा, यानी इसको हम बढ़ा देंगे। तो सियोनी का बार सही था, इंदौर का गलत था, तो इंदौर का हमने सही कर दिया। तो ये जो अब बन के तैयार हुआ ये अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पासेस अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM to 10 AM। तो चीनू ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, यानी कौन कौन सी गाड़ी जा रही है, बाइक, कार, बाइसिकल, ऑटो, क्या जा रहा है। उसके घर के सामने जो रोड है वहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया, यानी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वो बैठ गया और घर के सामने से जो रोड पे गाड़ी जा रही है कौन कौन सी जा रही है उसको लिखता गया। जैसे पहली गाड़ी गई बाइक तो बाइक लिख दिया, फिर दोबारा एक और बाइक दिख गई तो बाइक, फिर कार दिखी तो कार, इस तरह से करके पूरी लिस्ट उसने बना ली है। ये वाला है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। तो इस तरीके से आपको कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। पहले कॉलम के अंदर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखोगे, फिर दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स और तीसरे में फ्रीक्वेंसी। देखो टैली मार्क्स वाला कॉलम आप चाहो तो ना लिखो, लेकिन काउंटिंग के लिए टैली मार्क्स अच्छा रहता है, यानी उससे काम हमारा आसान हो जाता है, गलती की चांस भी कम होती है। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हो ना तो टैली मार्क्स ज़रूर बना देना। तो अब चलिए काउंट करते हैं। अब यहाँ पर जो भी हमको दिखता जाएगा टैली मार्क्स में हम फिल करते जाएंगे। देखो बाइक दिख गई तो एक लाइन हमने बाइक में खींच दी, फिर दोबारा बाइक दिख गई तो एक और लाइन बाइक वाले में ही हमने ड्रॉ कर दी, फिर कार दिख गई तो कार वाले में हमने लाइन ड्रॉ कर दी, फिर एक और कार दिख गई, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, बाइसिकल दिख गई तो बाइसिकल में लाइन ड्रॉ कर दी, ऑटो दिख गया, ऑटो में लाइन, फिर से बाइसिकल आ गया तो बाइसिकल वाले में लाइन। इस तरह से हम करते जाएंगे। स्कूटर, कार, फिर से एक बार कार दिख गई तो कार वाले में एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ऑटो, फिर स्कूटर, ऑटो, स्कूटर, ऑटो, स्कूटर, बाइसिकल, स्कूटर। देखो स्कूटर 4 हो गया ना, अब हम ऐसे कट कर देंगे तो ये 5 हो गया। तो इस तरीके से टैली मार्क्स हमने फिल कर लिया। अब जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको लिख दो। 5, 5, 10, 3, 13, 5 + 1 6 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 5, 3 8 हो गया, 5, 4 9 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। बी वाला विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो बाइक की है, यानी बाइक सबसे ज़्यादा यूज़ की गई है। सी वाला क्वेश्चन है इफ़ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा हाउ वुड यू डू इट, अगर आप वहाँ होते तो आप डाटा कैसे कलेक्ट करते, आप स्टेप्स या प्रोसेस लिखो। तो देखो चीनू ने क्या किया, वो पेपर लेके बैठ गया, जो भी गाड़ी जा रही है उसका नाम लिख रहा है। एक तो ये टाइम टेकिंग है, जैसे बाइक आ रही है, जितनी बार बाइक आ रही है बार बार बाइक बाइक लिखते जा रहे हो। फिर इस तरीके से डाटा कलेक्ट करने से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, जैसे किस ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ किया गया, किसको सबसे कम यूज़ किया गया, कौन कितनी बार यूज़ किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही है। तो अगर मैं चीनू की जगह होता ना तो स्मार्ट वर्क करता, मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डायरेक्ट बनाता और उसके अंदर कुछ कॉमन से जो गाड़ियों के नाम है वो लिख लेता, जैसे बाइक, कार, बस ये तो कॉमन है, तो दिखाई पड़ जाती है, तो ये नाम लिख दिया। अब इनमें से जो भी दिखाई पड़ती उसके सामने टैली मार्क्स में एक लाइन में खींच देता, जितनी बार दिखती वैसे लाइन खींचता जाता, जैसे मैंने आपको दिखाया। अगर कोई नई गाड़ी जो कि मैंने ऑलरेडी फिल नहीं किया था वो दिख जाती, जैसे बैलगाड़ी है, वो उतना कॉमन नहीं है, मतलब शहर में जैसे मैं रहता हूँ तो यहाँ तो कॉमन नहीं है, अगर बाई चांस दिख गई तो उसका नाम लिख के खट से एक लाइन वहाँ खींच देता, तो इससे काम आसान हो जाता। तो मैं इस तरह से करता। असर में आप लिखोगे स्टेप्स टू कलेक्ट डाटा ऑन ट्रांसपोर्ट पासिंग बाई, ये वाला है ड्रॉ अ टेबल विद कॉलम, तो मैं टेबल बनाता जिसके अंदर कॉलम होता, एक तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, दूसरा टैली मार्क्स और तीसरे कॉलम के अंदर फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने किया है। फिर एक अच्छा ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैं चूज़ करता जहाँ से गाड़ी आते जाते दिखाई पड़े, सामने रोड हो। फिर ऑब्जर्वेशन टाइम डिसाइड करता कि भैया कितने बजे से कितने बजे तक मुझे ये ऑब्जर्वेशन करना है। फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता, हर बार जब भी गाड़ी पास होती तो मैं उसको देखता कौन सी गाड़ी जा रही, कार जा रही, बस जा रही, बाइक जा रही है। ऐड ए टैली मार्क्स इन रिस्पेक्टिव रो, कार जा रही तो कार के सामने जो टैली मार्क्स वाला कॉलम है उसके अंदर एक लाइन खींच दिया, इस तरह से करता। फिर एक बार टेबल कंप्लीट हो जाता, काउंट द टैली मार्क्स फॉर ईच व्हीकल टाइप एंड राइट द टोटल फ्रीक्वेंसी, फिर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी लिख देता। तो इस तरीके से काउंटिंग जल्दी भी हो जाती और वो टेबल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमको बड़ी आसानी से दे रहा होता। तो इसी वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, रोल अ डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। तो आपको एक डाई यानी एक पासा 30 बार रोल करना है और हर बार जो नंबर आ रहा है वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है। अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, वो कहते हैं कि सर ये डाई क्या है, हम तो जानते हैं डाइस मतलब पासे को डाइस कहते हैं। तो डाइस प्लूरल फॉर्म है DIE, ये सिंगुलर फॉर्म है। एक से ज़्यादा पासे होंगे तो हम कहेंगे डाइस और एक पासा होगा तो उसको हम कहेंगे डाई। ठीक है, तो एक डाई ली गई है यानी एक पासा लिया गया है, उसको 30 बार रोल किया जा रहा है, हर बार कुछ नंबर मिलेगा तो उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो इसका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टैली मार्क्स का यूज़ करके। तो देखो इसको आप खुद से कर सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फिल कर लिया है।
जैसे 1 कितनी बार आया, टैली मार्क्स का यूज़ करके मैंने बना लिया। 2 कितनी बार आया, 3, 4, 5, 6 ये कितनी बार आए हैं, टैली मार्क्स का यूज़ करके, यानी जब भी वो दिखता एक लाइन खींचते जाते और इस तरह टैली मार्क्स बन गया। फिर टैली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया कितनी बार आ रहा है, तो ये टेबल मेरा बन गया। आप खुद से ट्राई करो, अलग वैल्यू आएगी वो आप फिल कर सकते हो। तो एक बारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाए, फिर आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। ये वाले में कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे कम बार आया है। कौन कम बार आया है, ज़्यादा बार आया है, कितनी बार आया है, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखते हैं। तो सबसे कम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की कहाँ पर है, ये 2 है। किसके लिए है, 6 के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। फुल आंसर लिखना चाहे तो ऐसे लिख देना, नंबर 6 अपीयर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, फ्रीक्वेंसी में देखा सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 2, और आंसर लिख दिया 2। फ्रीक्वेंसी बताएगा कितनी बार आ रहा है, आपको बताना है कौन सा नंबर। तो नंबर तो जो डाई पे होगा वो आएगा ना, तो कौन सा नंबर है, ये डाई वाले कॉलम के अंदर आएगा, नंबर ऑन द डाई, इसमें देखो नंबर। फ्रीक्वेंसीज तो आपको ही पता चलेगा कितनी बार आ रहा है, क्या आ रहा है वो आपको नंबर ऑफ डाई वाले कॉलम में मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा नंबर सबसे कम बार आ रहा है, तो ये आपको नंबर ऑफ डाई वाले कॉलम में मिलेगा। तो 6 इसका आंसर देना। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो अक्सर बच्चे कर देते हैं वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपसे ये गलती ना हो जाए। जल्दी जल्दी में लोग यही गलती कर देते हैं। फिर कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 है। तो 8 आंसर नहीं होगा, बल्कि ये तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसकी है, 5 की, यानी 5 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 5। द नंबर 5 अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ये आंसर आप ऐसे लिख देना। फिर सी वाला है फाइंड द नंबर दैट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, वो कौन सा नंबर है जो इक्वल नंबर टाइम्स आया है। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी सेम है, देखो 6 यहाँ पर भी है, किसके लिए है, 3 और 4 के लिए। यानी जो नंबर 3 है और नंबर 4 है ये दोनों बराबर बार आया है, कितनी बार आया, 6 बार आ रहा है। तो यही आंसर आप लिख देना इसका, नंबर 3 एंड 4 अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ये सी वाले पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, Faz prepared a frequency distribution table of the data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। तो फैज ने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जहां पर उसने ये दिखाया कि पिछले 30 मैचेस के अंदर बुमराह ने कितनी विकेट्स ली है। तो एक कॉलम बना दिया विकेट्स का और दूसरा बता दिया नंबर ऑफ मैचेस का। जैसे विकेट 0 विकेट कितने मैच में ली है, 2 मैच में ली है। 1 विकेट कितने मैचों में ली है, 4 मैच में ली है। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दी है। ये वाला क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग, ये टेबल कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल इज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी मैचेस कॉरेस्पॉन्ड टू ईच नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह। कितनी विकेट कितने मैचेस के अंदर ली गई है बुमराह के द्वारा, यही दिया हुआ है। 2 विकेट्स 6 मैचों में ली है, 3 विकेट्स 8 मैचेस में ली है, यही सारी इन्फॉर्मेशन दी है। बी वाला व्हाट में बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, इसका टाइटल क्या होगा। तो टाइटल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। सी वाला है व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आपका ध्यान इस टेबल के अंदर गया। तो मेरा ध्यान तो ये गया कि बुमराह जैसा बॉलर और 2 मैच ऐसे जहां पर उसने कोई भी विकेट नहीं ली, मतलब ये कहा जाता है कि भाई बुमराह है तो विकेट लेकर देगा। तो सबसे ज़्यादा टेंशन मेरा इसी बात पर गया है कि 2 मैच ऐसे जहां कोई भी विकेट नहीं मिली। और फिर दूसरी वो चीज़ कि आप देखो ऐसे भी मैच है जहां पर उन्होंने 6 और 7 विकेट्स ली है, मतलब बाकी सारे बॉलर्स का भी काम बुमराह ने कर दिया। तो ये 2 चीज़ है जिसकी वजह से मेरा अटेंशन इस टेबल पे गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ही हैज़ टेकन 0 विकेट्स इन 2 मैचेस। फिर दूसरी चीज़ है ही हैज़ टेकन 6 और 7 विकेट्स इन अ मैच। डी वाला इन हाउ मेनी मैचेस हैज़ बुमराह टेकन 4 विकेट, 4 विकेट कितने मैचों में ली है। तो 4 विकेट विकेट वाले कॉलम में देखो ये आया 4, कितने मैचेस में, सामने मैच का कॉलम है 3। बुमराह हैज़ टेकन 4 विकेट्स इन 3 मैचेस। ई वाला क्वेश्चन है मैंग सेज इफ यू वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस वी हैव टू ऐड द नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू 7। कैन मैंग गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे, वाई। तो मैंग कह रहा है कि हमको अगर ये पता करना है ना टोटल नंबर ऑफ विकेट पिछले 30 मैचेस में कितनी ली है बुमराह ने, तो हमको क्या करना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 7 तक, यानी यही अलग अलग विकेट्स हैं। विकेट वाले कॉलम में देखो यही वैल्यूज दी है ना 0 से लेकर 7 तक। तो कह रहा है यही सब ऐड कर दो तो हमको ये पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ विकेट बुमराह ने कितनी ली है। तो ऐसा करने से क्या मैंग को टोटल नंबर ऑफ विकेट मिल जाएगी इस तरह से, हाँ नहीं जो भी है उसका रीज़न आप बताओ। तो पहले यहाँ पर आप समझो कि क्या बात हो रही है। देखो टेबल ये दिखा रहा है कि 0 विकेट 2 मैच में ली गई है, यानी एक मैच था जहाँ 0 विकेट मिली, दूसरा मैच था जहाँ 0 विकेट मिली। इसी तरह से अगर 1 विकेट की बात कर लें तो 4 मैच ऐसे थे जहाँ पर उसको 1 विकेट मिली, यानी एक मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, तो यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट। ये टेबल बता रहा है कि 4 मैच ऐसे हैं जहाँ पर हर मैच के अंदर एक एक विकेट मिली है।
तो अगर सिंपल इसको आप ऐड कर दोगे 0 से लेके 7 तक तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा हर जो विकेट है वो कितने मैच में ली गई है, तो वहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो टोटल वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे 1 विकेट की बात कर लें, एक एक विकेट कितनी बनेगी टोटल, 4 मैच ऐसे हैं जहाँ पर उसने 1 विकेट ली तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 मैच ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने 2 विकेट ली तो टोटल आ गया 12। इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। तो फिर ये निकाल के जब ऐड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स पता चलेंगी। तो इसके आंसर में आप लिख देना, नो मयंक कैन नॉट गेट द टोटल दैट वे बिकॉज सिंपली एडिंग 0 + 1 + 2 इस तरह से करते करते +7 तक ये वैल्यू आपको 28 दे देगा। गिव्स द टोटल ऑफ डिस्टिंक्ट विकेट वैल्यू, अलग अलग जो विकेट की वैल्यू है, 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ये इसको सिर्फ आपने ऐड किया है, नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ विकेट टेकन इन द मैच। मैच में कितनी विकेट ली गई है उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। फिर एफएलएम पूछ रहा है, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैच यूजिंग दिस टेबल। तो अब सही तरीके से आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आंसर है यूज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू कैलकुलेट। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज़ करके आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी विकेट ली है और कितने मैच में ली है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 0 विकेट ली है 2 मैच के अंदर तो ये लिख दिया, प्लस 1 विकेट ली है 4 मैच में तो ये लिख दिया, 2 विकेट ली है 6 मैच के अंदर। इस तरह से करते हुए सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल 90 विकेट्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो कोई प्लेयर है, उसके बारे में हमसे कहा गया कि 2 मैच ऐसे हैं जहां पर उसने 10 रन्स बनाए हैं। ठीक है, ये मैच की वैल्यू दी है 2 और ये रन की वैल्यू दी है 10, कि 2 मैच ऐसे हैं जहां 10 रन बनाए हैं। तो टोटल क्या उसका 10 हो गया? नहीं, बल्कि क्या करेंगे हम, एक मैच में 10 रन बनाया है और दूसरे मैच में 10 रन बनाया है, 2 मैच है ना जहां 10-10 रन बनाया है, तो टोटल वैल्यू आ गई 20। कैसे निकाला हमने, जितना रन बना है और कितने मैच में बना है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैचेस को विकेट से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि हर जो विकेट है वो कितने मैच में आ रही है, इससे आपको टोटल वैल्यू मिलेगी। तो अलग अलग जो वैल्यूज हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करके सबको हमने ऐड कर दिया, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो एफ वाला पार्ट होगा, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट विलेजेस। तो ये पिक्टोग्राफ बना हुआ है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए वाला क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे कम सिंबल बना होगा। ये देख सकते हो सबसे कम सिंबल कहाँ बना, विलेज डी के अंदर, तो विलेज डी इसका आंसर हो गया। बी वाला, विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंबल बना होगा। सबसे ढेर सारा सिंबल कहाँ बना है, विलेज सी के अंदर, तो विलेज सी इसका आंसर हो गया। सी वाला, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी। विलेज सी के पास विलेज बी से कितना ज़्यादा ट्रैक्टर है, तो विलेज बी और विलेज सी को कंपेयर करना है, विलेज सी के पास कितना ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये विलेज बी और ये इतना तो सेम है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है। अच्छा, 3 ट्रैक्टर हम कैसे कहेंगे, ऐसे सिंबल देख के नहीं काउंट करना है, बल्कि स्केल भी आप देखना। हो सकता है एक सिंबल 2 ट्रैक्टर को दिखा रहा हो, तो उस केस में एक सिंबल 2 को दिखा रहा है, 2 तो वैल्यू आ जाती 6, यानी हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते, जितने सिंबल दिखा रहा है 3 से 6 वैल्यू आ जाती। लेकिन अब यहाँ पर एक सिंबल एक ही ट्रैक्टर को दिखा रहा है, तो सिंपल हमने ट्रैक्टर को काउंट कर लिया, यानी सिंबल को काउंट कर लिया, 1 2 3 आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना, स्केल जरूर देखना, सिर्फ सिंबल नहीं काउंट करना है। अब स्केल हमारी 1 ही ट्रैक्टर की आ रही थी, तो जितना सिंबल बना होगा उतना ही ट्रैक्टर होगा, यानी उतनी ही वैल्यू होगी उसकी। तो इसका आंसर हो गया 3। डी वाला है, कोमल सेज विलेज डी हैज़ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई, इज शी राइट। विलेज डी ये रहा, विलेज ई ये रहा, कह रही विलेज डी में आधे ट्रैक्टर है जितना विलेज ई के अंदर है। तो विलेज डी के अंदर 3 ट्रैक्टर हैं, विलेज ई के अंदर 6 ट्रैक्टर हैं, आधा तो है विलेज डी के अंदर ई का, तो वो सही है, यस। ये तो हो गया शॉर्ट हमारा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, देख के ही हमने आंसर बता दिया। अगर इसको प्रॉपर आप लिख के दिखाना चाहते हो कि हाँ इस तरह से प्रेजेंट करके आंसर दिखाएं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आंसर इस तरह से आप लिख देना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपना नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ द स्कूल इज डिपिक्टेड बाई अ पिक्टोग्राफ। तो हर क्लास के अंदर कितनी गर्ल्स स्टूडेंट है ये आपको पिक्टोग्राफ से शो कर रहा है। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्जर्व करो, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर आप दो। ए वाला है, विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे कम सिंबल बना होगा। ये देख सकते हो 8 वाले में एक फुल सिंबल बना और एक हाफ सिंबल बना है। बी वाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6। क्लास 5 ये रहा, क्लास 6 ये रहा, इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है ना। अगर मैं यहाँ से बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप देख सकते हो 6 वाले में एक फुल और एक हाफ सिंबल हमारा मिलेगा एक्स्ट्रा, तो यही डिफरेंस हो गया। अब स्केल देख लो, एक जो सिंबल बना हुआ है वो 4 गर्ल को शो कर रहा है,
तो एक 4 और एक हाफ, डायरेक्ट हमने यहाँ से निकाल लिया 6। थोड़ा लेंदी वे में करना चाहते हो, नहीं समझ में आया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि क्लास 5 की और क्लास 6 की अलग अलग वैल्यू निकाल लो और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल लो, तो आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, तो क्लास 5 के अंदर कितने सिंबल बने हैं, 2 फुल सिंबल बने हैं और एक सिंबल की वैल्यू है 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। एक हाफ सिंबल बना है, तो फुल सिंबल की वैल्यू 4 गर्ल्स की है, तो आधा सिंबल 2 गर्ल्स को दिखाएगा, तो देखो 2 हमने ऐड कर दिया, आ गया 10। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, तो क्लास 6 के अंदर 4 सिंबल बने हुए हैं और एक सिंबल 4 गर्ल को शो कर रहा है, 4 4 जा 16 आपका आ गया। डिफरेंस निकालोगे 16 माइनस 10 आपका 6 आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। सी वेल इफ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2, हाउ वुड द ग्राफ चेंज। क्लास 2 हमारा ये रहा, कह रहा 2 गर्ल और आ जाएं तो ग्राफ किस तरह से चेंज हो जाएगा। अब 4 गर्ल के लिए एक फुल सिंबल बनाते हैं, 2 गर्ल के लिए एक हाफ सिंबल बनाएंगे। यहाँ देख सकते हो लास्ट वाला हाफ सिंबल है, आधा और बना दोगे तो ये भी फुल हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में 5 फुल सिंबल हमारे बन जाएंगे। तो आंसर इस तरह से आप लिख देना, न्यू ग्राफ विल हैव 5 कंप्लीट सिंबल ऑफ गर्ल फेस। डी वाला है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में देखो 3 सिंबल बने हुए हैं और एक सिंबल 4 गर्ल को शो कर रहा है, तो आ गया आपका 12। ये आंसर इस तरह से आप दे देना। क्वेश्चन नंबर 8, मडहोल हाउंड्स, अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स, आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटकाज Bagalkot and Vijaypura district. The government took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopted these dogs. तो मडहोल डॉग्स एक तरीके की इंडियन डॉग की ब्रीड है, प्रजाति है, नॉर्थ ऑफ कर्नाटका के अंदर पाई जाती है। सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया कि जो भी इनको अडॉप्ट करेगा उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से इस डॉग की जो ब्रीड है उसका नंबर इंक्रीज हुआ है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। द नंबर ऑफ मडहोल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलोज। तो कर्नाटका के 6 विलेजेस के अंदर कितने ही मडहोल डॉग्स पाए जाते हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। तो आपको एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देना है। तो हम 2 कॉलम बना लेंगे, एक में हमने विलेजेस लिख दिया, उसके नीचे विलेज के नाम, दूसरे में नंबर ऑफ डॉग्स। फिर हमको कोई स्केल माननी पड़ेगी, तो क्या स्केल माने। अब देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 48 है। अगर एक सिंबल से एक डॉग को शो करोगे तो 48 डॉग को शो करने के लिए 48 सिंबल बनाने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, आपकी कॉपी पे आ नहीं पाएगा। तो स्केल थोड़ी डिफरेंट हम मानेंगे। अब क्या माने, इसको सोचने का एक तरीका है कि ऐसा नंबर लो जो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी है 18, 36, 12, 48, 18, 24, इनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ट्राई करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर लिखे हुए सारे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। यानी अगर स्केल हम ये मान लें कि एक जो सिंबल है, डॉग का सिंबल आप सिंपल वे में ऐसे बना सकते हो, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा आपको डॉग की पूरी इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे हमने बना दिया और ये ऐसे कर दिया, तो ये एक डॉग बन गया, ठीक है। सिंपल वे में इस तरह से आप बना सकते हो। तो एक जो सिंबल होगा उससे हम 6 डॉग्स को शो कर देते हैं। देखो ये सिंबल हमने इस तरह से मान लिया। अब इससे क्या होगा, अगर आपको 6 डॉग को शो करना है तो उसके लिए सिंपल आप एक सिंबल बना दोगे, 6 1 जा 6 आपको मिल जाएगी वैल्यू। अगर आपको 12 डॉग को शो करना है तो एक सिंबल 6 डॉग को शो करेगा, 2 सिंबल आप ड्रॉ कर दोगे, 2 6 जा 12 आ जाएगा। 18 डॉग को शो करना है तो एक सिंबल 6 डॉग को शो कर रहा है, तो 3 सिंबल आप बना दोगे, 6 3 जा 18 आपको मिल जाएगा। तो कितने सिंबल हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ जो वैल्यू दी है उसको 6 से डिवाइड कर दो। विलेज ए के लिए कितने सिंबल बनाएंगे, उसके लिए आप 18 को 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3। तो विलेज ए के अंदर हमने 3 सिंबल बना लिया। विलेज बी के अंदर 36 डॉग्स हैं, 6 डॉग्स के लिए हम एक सिंबल बना रहे हैं, 36 को 6 से डिवाइड कर दोगे आ जाए 6, यानी 6 सिंबल बनाएंगे तो इससे 36 डॉग्स हमारे शो हो जाएंगे। विलेज सी के लिए 12 को 6 से डिवाइड कर दो आ जाएगा 2। विलेज डी के लिए 48 को 6 से डिवाइड कर दो आ जाएगा 8, तो 8 सिंबल हमने बना दिया। विलेज ई 18 को आप 6 से डिवाइड कर दो 3 टाइम्स जाएगा, 24 को 6 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 सिंबल बना दिया। इस तरीके से हमको करना है। तो पिक्टोग्राफ हमारा बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्चर। तो स्केल तो हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि अगर एक सिंबल 6 डॉग्स को अगर शो करें तो ये सही रहेगा। तो आप आंसर में ऐसे लिख देना, स्केल क्या होगी, एक सिंबल बना इक्वल 6 डॉग्स। बी वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी के अंदर जितने डॉग हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिंबल बनाओगे, जो कि पिक्चर हमने ऑलरेडी बनाई दिया है, तो काउंट कर लो। बी के अंदर कितने सिंबल बनाए, 6 बनाए हैं। आई यूज 6 सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। अब सी वाले पार्ट में कामिनी ये कह रही है
दैट द नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड डी टुगेदर, बी और डी में मिलाकर जितने डॉग हैं, विल बी मोर देन, ज़्यादा होंगे बाकी जो 4 विलेज हैं उसके अंदर जितने नंबर ऑफ डॉग हैं उनसे। क्या वो सही है? आपको रीज़न भी बताना है रिस्पॉन्स का। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले सिंबल काउंट कर लेंगे। बी और डी का एक साथ करना है ना, तो बी के अंदर 6 सिंबल हैं और डी के अंदर 8 सिंबल हैं, तो 6 + 8 कर दोगे तो आ जाएगा 14। 14 सिंबल है, ये तो सिंबल की वैल्यू आ गई। एक सिंबल 6 डॉग को शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ डॉग्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ यही बताना है ना। देखो क्वेश्चन में क्या कह रही है कि बी और डी का मिला ले तो वो बाकी 4 विलेजेस से ज़्यादा है, तो क्या वो सही है? तो सिंबल ही काउंट कर लो, तो कम ज़्यादा का पता चल जाएगा। कितना कम कितना ज़्यादा उसके लिए आप वैल्यू निकाल सकते हो कि एक्चुअल में कितने डॉग हैं। कौन ज़्यादा कौन कम, इसके लिए तो सिर्फ सिंबल ही हम देख लेते हैं ना। जिसमें सिंबल ज़्यादा होंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसमें सिंबल कम होगी उसकी वैल्यू कम होगी। तो बी और डी का मिलाकर सिंबल बनने हैं 14। बाकी का देख लो, 3 2 3 4 ऐड कर लो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो बाकी विलेज के जो सिंबल बन के आ रहे हैं वो 12 और बी और डी का मिला ले तो 14, तो ज़्यादा है, बात सही है। ऐसे ही हमने देख लिया। नहीं तो इस तरह से भी आप आंसर देख सकते हो, नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड डी टुगेदर कितना होगा। पहले हमने सिंबल काउंट कर लिया, बी में 6 सिंबल बने हैं, डी में 8 सिंबल बने हैं। फिर जो वैल्यू आएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमको नंबर ऑफ डॉग्स मिल जाएगा। क्योंकि एक सिंबल 6 डॉग को शो कर रहे हैं, तो जितने सिंबल होंगे उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 आ जाएगा। इस तरह बाकी 4 विलेजेस के अंदर जो सिंबल है वो हमने ऐड कर लिया, जो वैल्यू आएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ डॉग्स की वैल्यू आ जाएगी। यस शी इज़ राइट बिकॉज 84 इज ग्रेटर दैन 72। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। तो 120 स्कूल स्टूडेंट में सर्वे किया गया ये पता लगाने के लिए कि फ्री टाइम में वो क्या करना पसंद करते हैं। तो ये डाटा निकल कर आ गया टेबल इस तरह से। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल 5 स्टूडेंट। स्केल ही बता दी, बार ग्राफ आपको बताना है। फिर पूछ रहा है विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट अदर दैन प्लेइंग। ये तो यहीं से हम बता सकते हैं, प्लेइंग के अलावा, प्लेइंग को छोड़ दो। इसके बाद कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 30 है, यानी रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग स्टोरी बुक्स। यानी प्लेइंग के बाद ये वो एक्टिविटी है जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं कि ये हम करेंगे। तो बार ग्राफ बनाना है, चलिए बना लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ को लिख देंगे, जो भी एक्टिविटीज़ जैसे प्लेइंग हो गया, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, ये सब हमने लिख दिया। वर्टिकल लाइन पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिख देंगे। स्केल हमको दे दी है कि 1 यूनिट लेंथ बराबर होगी 5 स्टूडेंट के, तो 5 के गैप पे हम नंबर्स लिख देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 0 5 10, ठीक है, 5 ऐड करते जाओ, अगला नंबर मिल जाएगा। 10 + 5 15, 15 + 5 20, इस तरह से करते जाओ। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 45 है, तो यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो 45 तक या उससे एक आध बढ़ा सकते हो, 50 तक लिख देना। अब प्लेइंग को प्रेफर कर रहे हैं 45 स्टूडेंट, तो जो बार की हाइट है वो 45 तक जाएगी। रीडिंग स्टोरी बुक 30, तो हाइट 30 तक जाएगी। इसी तरीके से वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग म्यूजिक 10, पेंटिंग 15। ये हमारा बार ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री सैपलिंग इन द स्कूल कैंपस एंड इन द सराउंडिंग विलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो स्टूडेंट और टीचर प्राइमरी स्कूल के उन्होंने डिसाइड किया कि हम छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे स्कूल के कैंपस में या पास में जो विलेज है वहाँ पर जुलाई के पहले हफ्ते में। डिटेल्स ऑफ सैपलिंग दे प्लांटेड आर एज फॉलोज। तो जो सैपलिंग लगाई, किस दिन कितना लगाई, वो आपको यहाँ पर बार ग्राफ से दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो बार ग्राफ है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर आप देखो यहाँ पर ये वाली लाइन के सामने 0 लिखना है, थोड़ा सा ऊपर लिखा है। ये 10 तो चलो सही लिखा है, 20 देखो इस लाइन से थोड़ा नीचे है, 30 और नीचे हो गया, 40 वाली लाइन ये है, 50 देखो यहाँ पर लिखा है, जबकि 50 यहाँ इसके सामने लिखना चाहिए। क्योंकि जो लाइन ऐसे खिंची होती है ना, उसके सामने हम वैल्यू लिखते हैं। जैसे ये 0 लिख दिया, फिर ये लाइन खींची हमने 10 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नंबर इधर उधर हो गया है, तो ये गड़बड़ी है। इसको मैं करेक्ट करके फिर से नंबर लिख देता हूँ। तो सही करके मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी है। अब जो क्वेश्चन के आंसर है वो हम देंगे। ये वाला है द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे इज। क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर आप बताओ जो सैपलिंग प्लांट की गई वेंसडे और थर्सडे में, यानी वेंसडे और थर्सडे का मिलाकर आपको बताना है। अक्सर बच्चे वेंसडे का अलग दे रहे हैं, थर्सडे का अलग दे रहे हैं, नहीं बल्कि टोटल आपसे पूछा है ना। अगर टोटल ना पूछता तो जानते हो ये टोटल लिखता ही ना, लिखता द नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे इज। तो वेंसडे और थर्सडे का आप बता दो। यहाँ आगे देख सकते हो एक ही ब्लैंक भी है, नहीं तो अगर अलग अलग पूछता तो लिखता ऑन वेंसडे इज डैश एंड ऑन थर्सडे इज, दोनों का अलग अलग आपको देता। या यहाँ पर बीच में एंड लिख देता तो भी वेंसडे का आप यहाँ लिख देते, थर्सडे का यहाँ लिख देते।
तो समझ रहे हो ना, थोड़ा लैंग्वेज को भी आपको समझना है। क्या पूछा है, टोटल आपसे पूछा है वेंसडे और थर्सडे का। तो वेंसडे का कहाँ तक आ रहा है, देखो 30 वाले लेवल तक जा रहा है, और थर्सडे कहाँ गया, ये 40 तक जा रहा है। तो 30 + 40 आपका 70 आ गया। बी वाला है द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक इज, पूरे हफ्ते में जो सैपलिंग प्लांट की गई वो कितनी है वो आप बता दो। तो पहले इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ जो ऊपर यहाँ पर है। अब देखो मंडे वाले का बार देखो ना, तो ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अब बीच में कोई वैल्यू दी नहीं है, तो इसको यही लाइन ही तक बार रखना चाहिए था। तो मुझे लगता है मिस्टेक है, लेकिन खैर जैसा बना है उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। ये 50 वाले लेवल से थोड़ा ऊपर है, तो इसको आप लगभग मेरे हिसाब से 52 मान सकते हो या 53 मान सकते हो, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, लगभग वैल्यू आएगी यहाँ से। तो अगर इसको चलो हम 52 ही मान लेते हैं, और ट्यूसडे का ये 40 हो गया, इसी तरह से वेंसडे का 30, थर्सडे 40 वाले लेवल तक जा रहा है, फ्राइडे 50, 60 और ये 40। इन सब को आप ऐड कर लो, जो वैल्यू आए वो आपको लिख देनी है। ऐड करोगे आएगा 312 APPROX अप्रॉक्स। क्योंकि ये 52 है कि 53 है क्या है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। क्या वैल्यू आएगी ये हमको क्लियर नहीं पता चल रही है, तो इसीलिए हमने अप्रॉक्स लिख दिया, लगभग लिख दिया। सी वाला है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन, सबसे ज्यादा सैटरडे को और सबसे कम वेंसडे को, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वाले में सैटरडे और लीस्ट वाले में वेंसडे आपने लिख दिया। अब आगे कह रहा है व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सबसे ज्यादा सैपलिंग सैटरडे को प्लांट की जा रही है और सबसे कम वेंसडे को। वाई वर मोर सैपलिंग प्लांटेड ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक एंड लेस ऑन अदर्स, क्यों ऐसा हो रहा है कि हफ्ते के कुछ दिन तो ज्यादा सैपलिंग प्लांट की जा रही है और कुछ दिन कम। क्या आप उसका पॉसिबल रीजन बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। हाउ कुड यू ट्राई टू फिगर आउट वेदर द एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट, तो क्या उसका रीजन बता सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। वो एक्सप्लेनेशन, वो रीजन सही है कि गलत है, आप इसको कैसे पता लगा सकते हो। तो देखो रीजन ये हो सकता है कि जिस दिन फ्री टाइम ज्यादा हो उस दिन ज्यादा सैपलिंग लग गई हो, जिस दिन फ्री टाइम कम मिला हो उस दिन कम सैपलिंग लगी हो। दूसरी बात वेदर कंडीशन, यानी मौसम कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो किसी दिन थोड़ा धूप कम है, अच्छा मौसम है तो ज्यादा सैपलिंग लग गई। किसी दिन गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बड़ा धूप है, तो ज्यादा देर आप धूप में काम नहीं कर पाओगे तो थोड़ी ही सैपलिंग लगी। या मान लो बारिश होने लगी तो सैपलिंग आपकी कम लग गई, थोड़ा लगा है, बारिश होने लगी आपको छोड़ के भागना पड़ा। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना, इट मे बी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टाइम, कितना फ्री टाइम अवेलेबल है इसके बेसिस पे हो सकता है, एंड वेदर कंडीशन, मोर सैपलिंग्स आर प्लांटेड ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक एंड लेस ऑन अदर्स। तो फ्री टाइम कितना है, मौसम कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। अब ये एक्सप्लेनेशन सही है गलत, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टू फिगर आउट वेदर माई एक्सप्लेनेशंस आर करेक्ट आई विल कंडक्ट अ सर्वे, मैं सर्वे कंडक्ट कराऊंगा। जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनके पास जाके पूछूंगा कि बताइए आपका क्या रीज़न है, और फिर अपने वाले से मैच करा लेंगे। और जो वेदर रिपोर्ट है हफ्ते की, इस मौसम कैसा वेदर रहा उसको भी देख लेंगे, तो वहाँ से भी ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास 6 मैथ्स के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह से माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉपिक चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो, रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 एंड 1970। तो 1900 से लेकर 1970 में टाइगर की जो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से कम हुई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया 1973 के अंदर, ताकि ट्रैक किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके टाइगर को इंडिया के अंदर। ट्रैक करना मतलब कौन सा टाइगर कहाँ पर है उसका पूरा रिकॉर्ड रहे। स्टार्टिंग इन 2006 द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वॉज ट्रैक्ड। शगुफ्ता एंड दिव्या टुक अप द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बिटवीन 2006 एंड 2022 इन 4 ईयर इंटरवल्स। तो शगुफ्ता और दिव्या ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि 2006 से लेकर 2022 तक हर 4-4 साल के गैप पे कितने टाइगर्स थे इंडिया में, यानी 2006 में कितने थे, फिर अगले 4 साल के बाद 2010 में देखा कितने टाइगर्स हैं, 2014, 2018, 2022, इस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया इस डाटा का और एक बार ग्राफ बनाया ताकि इस डाटा को प्रेजेंट किया जा सके। लेकिन इस सब में कुछ गलती कर दी। क्या आप वो गलती पता कर सकते हो और क्या उसको सही कर सकते हो? चलिए इसको देखते हैं। तो देखो ये वो टेबल है और इस टेबल से उन्होंने ये ग्राफ बनाया है। अब ग्राफ में क्या गलती है आपको ये पता करना है, उसको सही करना है, यानी करेक्ट ग्राफ फिर आप बनाओ। तो चलिए देखते हैं। 2006 की बात कर ले तो यहाँ लगभग 1400 टाइगर्स थे। ग्राफ में क्या दिखा रहा है, 2006 में देखो ये 1000 का लेवल है, जो बार बना है वो 1000 से भी कम दिखा रहा है। भैया 1000 से ज़्यादा है, 1400 है, तो ये बार यहाँ तक करीब आएगा। फिर 2010 के अंदर 1700, तो 1700 2000 से करीब है ना,
तो ये बार थोड़ा सा और आगे तक बनना चाहिए। 2014 में 2200, यानी ये जो बार बनेगा 2014 का वो 2000 से करीब होना चाहिए, तो बार यहीं तक बनना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा बना दिया है लगभग 3000 के करीब पहुंचा दिया, ये सही नहीं है। बस 2000 से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, 200 ही ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बार आगे निकलेगा 2000 वाले लेवल से। 2018 की बात कर लें तो 3000 है। अब यहाँ देखो 2018 में ये यहाँ तक ड्रॉ किया है तो ये गलत है, ये जाएगा यहाँ तक 3000 तक। फिर 2022 में 3700, यानी 3000 से ज़्यादा होगा, 4000 से करीब होगा, तो ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो यही इतने में गलती थी। अब सही वाला आप ऐसे ड्रॉ कर देना। आफ्टर फाइंडिंग मिस्टेक्स वी कैन फिक्स देम बाय रीड्रॉइंग द बार ग्राफ एज फॉलोज। तो इस तरीके से बार ग्राफ आपको नया वाला ड्रॉ कर देना है, जहाँ पर जैसी हमको टेबल में इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमने बार की लेंथ को बनाया है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एक चीज़ ये पूछनी थी कि क्या आप लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, यानी यूट्यूब पे या जूम पे लाइव क्लासेस ली जाएं, जहाँ पर एक चैप्टर आप डिसाइड कर लोगे कि ये चैप्टर आपको पढ़ना है, तो उसी चैप्टर की सिर्फ एक स्मॉल फीस ली जाएगी और उसको लाइव मैं पढ़ाऊँगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो कमेंट में बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। और आप बताओ इसकी क्या फीस होनी चाहिए। चैप्टर वाइज फीस रहेगी, मतलब जो चैप्टर डिसाइड कर लेंगे उसकी फीस, उसके बाद उसकी क्लास। फिर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना होगा तो उसका भी ऐसे ही कर लेंगे। तो कमेंट में आप बता देना। तो फिगर इट आउट के क्वेश्चन हो गए। अब नीचे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी उसको हम देख लेते हैं। लाइक पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स गिव अ नाइस विजुअल वे टू रिप्रेजेंट डाटा। तो जैसा कि पिक्टोग्राफ, उसी तरीके से बार ग्राफ भी क्या करते हैं कि अच्छा विजुअल देते हैं, दिखाई पड़ता है हमको डाटा। दे रिप्रेजेंट डाटा थ्रू इक्वली स्पेस्ड बार। यहाँ पर जो बार है वो बराबर बराबर दूरी पे ड्रॉ किया जाता है। हर जो बार है उसकी इक्वल विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। जहाँ पर बार की जो लेंथ है या हाइट है वो फ्रीक्वेंसी देता है अलग अलग कैटेगरीज की। ईच कैटेगरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय बार वेयर द लेंथ और हाइट डिपिक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग हम बार बनाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसमें जो भी अलग अलग चीज़ें हैं उसके लिए अलग अलग बार बनाते हैं। उस बार की जो लेंथ या हाइट है वो फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे किसी चीज़ की कॉस्ट हो गई तो कॉस्ट कितनी है, कम है, ज़्यादा है, वो बार से हम शो करेंगे। या क्वांटिटी हो गया, जैसे रन्स हो गया, ठीक है, तो कितना रन बनना है इसको बार की लेंथ या बार की हाइट से हम शो करेंगे। द बार्स हैव यूनिफॉर्म स्पेसेस बिटवीन देम टू इंडिकेट दैट दे आर फ्री स्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंट इक्वल कैटेगरीज। अब बार्स के बीच में हम बराबर बराबर दूरी रखते हैं, वो ये इंडिकेट करता है दैट दे आर फ्री स्टैंडिंग। अभी देखो आगे चल के आप हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ोगे, वहाँ भी हम बार्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो बार्स एक के बगल में एक रखते हैं क्योंकि वहाँ इंटरवल्स होता है। जैसे दे दिया 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, तो वो बार के बीच में आपका गैप नहीं रहता। ऐसे एक बार बनेगा, फिर दूसरा बार इसी से मिलाकर बनेगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें इंटरवल में दी होती। जैसे 0 से लेके 10 तक है, 10 से 20 तक है ना, तो गैप आप नहीं दे पाओगे क्योंकि 10 यहाँ पर आ रहा है, ये 10 तक जा रहा है 0 से लेके 10 तक, दूसरा बार 10 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रहा है, तो एक बार दूसरे पे डिपेंड रहता है। लेकिन यहाँ पर सारे बार बिल्कुल अपना अलग अलग हैं, इसीलिए इनके बीच में स्पेसेस देते हैं। अब आप पूछोगे यूनिफॉर्म स्पेसेस, बराबर स्पेस क्यों देते हैं? कोई 2 बार करीब ले आ दो, कोई से 2 बार दूर दूर कर दो। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर वो एक डाउट क्रिएट करेगा कि ये 2 बार आपस में करीब क्यों है, ये दूर दूर क्यों है, इनके बीच में गैप ज़्यादा क्यों है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बराबर बराबर दूरी पे बार को बनाते हैं। हर अगल बगल वाले बार के बीच में आप देखोगे इक्वल गैप रहता है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आ सके। और अलग अलग बनाते हैं ताकि उनकी फ्री स्टैंडिंग को शो किया जा सके, यानी ये सब अलग अलग है, एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर एक और रीज़न देखो, इक्वल कैटेगरीज दिया हुआ है कि बार के बीच में इक्वल गैप हम क्यों रखते हैं, क्योंकि सारी जो कैटेगरीज है वो इक्वल हैं। अगर कोई 2 बार हमारे करीब करीब हो गए और कोई 2 बार दूर दूर हो गए तो लगेगा भाई ये दोनों लगता है कुछ अलग है और इन दोनों में कुछ अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। सारी कैटेगरीज हमारी इक्वल होती हैं, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से बार की जो हाइट है वो कम ज़्यादा होती है। द बार हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द डाटा मच फास्टर देन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बार्स को देख के आप जो डाटा है वो बड़ी तेज़ी से इंटरप्रेट कर सकते हो, उससे मीनिंग निकाल सकते हो। वहीं फ्रीक्वेंसी टेबल से इतनी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। बाय रीडिंग अ बार ग्राफ वी कैन कंपेयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एट अ ग्लैंस। एक नज़र में देख के अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम कंपेयर कर सकते हैं, कौन ज़्यादा कौन कम। कोई 2 फ्रीक्वेंसी उठा ली, कंपेयर करना हो कि इन दोनों में कौन ज़्यादा, इन तीनों में कौन ज़्यादा, तो एक नज़र में ये सारा काम हो जाता है बार ग्राफ की मदद से। वी मस्ट डिसाइड स्केल, हमें स्केल ज़रूर डिसाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि एक जो यूनिट लेंथ है वो किसके बराबर है, 1 स्टूडेंट, या फिर एक जो यूनिट लेंथ है वो 200 के बराबर है, क्या है भाई वो यूनिट लेंथ। फॉर अ बार ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ डाटा इंक्लूडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज सो दैट द रिजल्टिंग बार ग्राफ फिट्स नाइसली एंड लुक विजुअली अपीजिंग ऑन पेपर और पोस्टर वी आर प्रिपेयरिंग। तो एक तो हमारा ये हो गया कि स्केल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम बता सकें कि भाई ये जो यूनिट लेंथ है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो कितने के बराबर है। दूसरा ये कि जो भी हम बार ग्राफ बनाएं वो दिखने में अच्छा लगे, पेपर पे या पोस्टर पे हमारे ड्रॉ हो सके,
उसके हिसाब से हमको स्केल चूज करनी पड़ती है। जैसे बड़ी वैल्यूज़ है, अब अगर एक यूनिट लेंथ को 1 के बराबर कर दोगे तो बहुत बड़ा आपको बार बनाना पड़ेगा, यानी वहाँ पर बहुत ढेर सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो कोई स्केल इस तरह से मान लेते हैं कि ज़्यादा नंबर की गैप पे हम वैल्यूज़ लिख दें, जैसे 0, 5, 10, 15, 5 के गैप पे लिख दिया, 10 के गैप पे लिख दिया, 0, 10, 20, 30, ताकि अच्छे से हम उसको पेपर या पोस्टर पे ड्रॉ कर सकें। द मार्किंग ऑफ द यूनिट लेंथ एज पर द स्केल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो यूनिट लेंथ की जो मार्किंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल नीचे हमारा 0 होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बार ग्राफ के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।